शहर की हवा में डर भी जल्दी नहीं टिकता। अजीब बात है क्योंकि ट्रैफिक, मीटिंग, नोटिफिकेशंस सब कुछ इतना तेज है कि दिमाग को सन्नाटा मिल ही नहीं पाता। और डर, डर को तो सन्नाटा चाहिए होता। तो आज की ये कहानी है अमन वर्मा की। अमन वर्मा 24 साल का, जिसको सन्नाटा चाहिए था लेकिन डर नहीं। अमन दिल्ली में जॉब करता था। वो थोड़ा सा हंसमुख, थोड़ा सा जिद्दी और हर चीज़ का लॉजिक होता है देने वाला लड़का। और उसकी माँ कहती थी हंसी अच्छी है पर हिम्मत का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होता। और अमन हर बात में बहस करता, और भूत प्रेत की बात हो तो अक्सर। तो एक दिन जब उसके पापा का फ़ोन आया कि दादी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, बेटा गाँव आ जा, तो अमन बिना कुछ सोचे समझे उसी रात निकल पड़ा। और उसके गाँव का नाम था बादनीपुर। अब प्रतीक भाई, नाम सुनते ही लोग मजाक में कहते हैं या बांध नहीं, बादनी की कहानियाँ ज़्यादा होती है। खैर, अमन निकल पड़ता है गाँव की ओर अपनी दादी से मिलने के लिए। और अगली सुबह वो गांव पहुंच जाता है। और जैसे ही वो गांव की मिट्टी में गोबर की खुशबू, चूल्हे की आग और खेत से आती हुई हवा जो सुबह सुबह उसके पास आती है, तो वो सोचता है कि यार मैं क्या कर रहा था, मैं कहाँ था। क्योंकि उसको एक्चुअल में वो खुशी महसूस होती है जो वो शहर में लेके ढूंढ रहा था, लेकिन उसको मिल नहीं रही थी। और इसके बाद वो एक बस में बैठता है और अपने गाँव पहुँच जाता है। और उसके घर के बाहर ही दादी खाट पे बैठी हुई थी, और उसको देख के वो बहुत खुश होती है। और सीधा उठ के अमन के पास आती है और उसके माथे पे हाथ रख के बोलती है, तू आ गया ना, बस अब सब ठीक हो जाएगा। और इसके बाद अमन घर के अंदर जाता है, अपना मुंह हाथ धोता है और नॉर्मली अपने घर में बैठा होता है अपने लोगों के साथ। तभी उसका बचपन का दोस्त रोहित आता है। और उसके बाद रोहित उसे बोलता है कि अब तू आ गया ना, तो अब पूरे टाइम मैं तेरे साथ ही रहने वाला हूँ तेरे घर में, और तेरे को मैं कहीं अकेले जाने नहीं दूंगा जब तक तू यहाँ पे है। और इसके बाद वो दोनों घर से निकल पड़ते हैं, थोड़ा बाहर घूमते हैं खेतों में, और गन्ने का रस पीते हैं, बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, औरतें हंस के बातें कर रही होती है, जैसे गांव में सब एक साथ घुल मिल के रहते हैं वैसे ही। पर जैसे ही वहाँ पे सनसेट होता है, यानी कि सूरज ढलने का टाइम होता है, तो लोगों की आवाज़ ना धीरे हो जाती है। और तभी अमन नोटिस करता है कि किसी ने भी ना अकेले घर लौटना पसंद नहीं किया, और लोग चलते हुए भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। और एक खास बात प्रतीक भाई, कि कोई भी गाँव के पूरा वाले शमशान की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख रहा था, जैसे कि वहाँ देखते ही ना उनके कुछ हो जाएगा या उनके कोई पीछे चिपट जाएगा। ना तो वो लोग उस रास्ते से जा रहे थे और ना तो वो लोग उस तरफ देख रहे थे। तो अमन ना रोहित से कहते हैं कि अरे रोहित भाई, एक बात बता, चल क्या रहा है यहाँ, सब ऐसे क्यों है जैसे किसी ने हवा का रंग ही बदल दिया। अब ये सुन के रोहित सीधा बोलता है कि भाई क्योंकि रात में हवा किसी की नहीं रहती। तो अमन बोलता है मतलब? कहता है अरे मतलब कुछ नहीं, अभी तो घर चल, लेट हो रहा है, शाम का टाइम है, चल घर चलते हैं, फिर बताऊंगा तेरे को आराम से। तो इसके बाद तो घर पहुंच जाते हैं। और अब अमन इतने दिनों बाद आया था वापस, तो उसके पास उनका खाना बनता है, वो पेट भर के खाना खाते हैं और रोहित उसके साथ ही होता है। खाना खाने के बाद रात में दादी ने तुलसी के पास एक दिया जलाया, तो अमन ना हंस के कहता है कि अरे दादी, अब तो बिजली है, अब भी ये सब। तो दादी ने उसकी बात वहीं काट देती है और सीधा बोलती है कि बिजली रोशनी देती है, रक्षा नहीं। और तभी ना बाहर से पायल की ना आवाज़ आती है। अब हैरानी की बात यह है कि घर में ना कोई पायल नहीं पहनता, तो ये आवाज़ आना बहुत ही अजीब लगता है उसको। तो वो बोलता है अरे बाहर से आवाज़ कैसे आ रही है। और जैसे वो दरवाज़ा खोलने जाता है, वैसे ही रोहित उसका हाथ पकड़ के बोलता है दरवाज़ा मत खोल, ये आवाज़ रात में किसी की नहीं होती। तो अमन बोलता है क्या, कौन है वो? तो वो कहता है भाई ये ना पिशाच है, और वो सामने नहीं आता, वो पीठ पर चिपक जाता है, और जिस पर चिपक गया वो आदमी कुछ ही घंटों में खाली हो जाता है, मर जाता है। तो अमन बोलता है पर चिपकता कैसे है? तो रोहित बोलता है जैसे कोई ठंडी गीली छाया गर्दन के पीछे बैठ जाए, फिर वो तुम्हारी सांसें तुम्हारे अंदर का गर्म खींच लेती है और तुम चलते चलते अपने देह से बाहर हो जाते हो। तो अमन बोलता है तो सच में चाहता है कि मैं सब में मानूं? तुझे लगता है कि ये सब भी होता है, ये सब अफवाह है, अफवाह? तो रोहित को ये बात सुन के ना बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि भाई अगर ये अफवाह होती तो गाँव में 3 लाशें ना यूं ही नहीं मिलती। ये सुन के ना अमन 2 मिनट के लिए बोलता है 3 लाशें, और तू मुझे अब बता रहा है? तो रोहित बोलता है कि भाई तू यहाँ पे अपने दादी का ख्याल रखने के लिए आया है, तो अब मैं तेरे को ये सब क्या बताता। तो अमन बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इस बारे में कल सुबह बात करेंगे, सीधा सरपंच से। तो अगली सुबह अमन जिद करके चौपाल गया, जहाँ पे गांव के सरपंच बैठे हुए थे, और उनके सामने एक औरत खड़ी थी जिसका पति पिछले हफ्ते ही मरा था। उसकी गोद में बच्चा नहीं था, बस खाली आंचल था। तो अमन जाके सरपंच से बात करता है और बोलता है कि गाँव के सरपंच हैं, क्या आपको सब अच्छा लगता है कि आपके गाँव में लोग ऐसे डर के घूम रहे हैं और आप एक अफवाह को इतना बढ़ा रहे हो? तो सरपंच हंसते हुए बोलता है शहर का लड़का है ना, इसे क्या बताए। तो अमन ना बड़े शांत होकर पूछता है कि मरे कैसे? तो वहाँ पे कोई नहीं बोल रहा था। फिर जो औरत जिसका पति मरा था उसने सिर उठाया और बोला
मेरे पति को रात में किसी ने नाम लेकर बुलाया। वो बाहर गए और सुबह खेत के किनारे मिले। चेहरे पर खरोच नहीं थी, पर उनकी आंखें ऐसी जैसे किसी ने अंदर से जला दी हो, और उनकी पीठ पर काली उंगलियों के निशान थे जो अंदर तक गड़े हुए थे, और निशानों में से कीड़े रेंग रहे थे। ये सुनते ना थोड़ी देर के लिए अमन का तो गला सूख गया। तो रोहित ने बहुत धीरे से बोला था ना। और इसके बाद सरपंच ने एक और बात बताई कि हर बार लाश उसी रास्ते पे मिलती है, शमशान की तरफ जाने वाले कच्चे मोड़ पर। तो अमन ने पूछा, शमशान से जुड़ा हुआ है क्या? तो इसका जवाब किसी ने नहीं दिया, सब चुप खड़े थे। और तभी पीछे से एक बुढ़ा आदमी बोलता है, हाँ वो वहीं रहता है अंधेरे में, और इसलिए हम लोग अंधेरे में वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो प्रतीक भैया, बात ऐसी है ना कि जो अमन था, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी इसका अहंकार। उसको लगता था कि डर सिर्फ कमजोर दिमाग में होता है, या ये उन लोगों की एक इमेजिनेशन है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या ज़्यादा गंवार है। और इसलिए उसने एक बात उठाई और रोहित को बोला कि मैं जाऊँगा, और अगर ये सच है तो मैं देखूँगा, और अगर नहीं तो गाँव की बीमारी यहीं ख़त्म हो जाएगी। अब ये सुन के ना रोहित को बहुत गुस्सा आया, और उसने एकदम तेज आवाज़ में बोला कि ये बीमारी तो है ही नहीं अमन, ये ना भूख है। तू यहाँ पे अपनी दादी से मिलने के लिए आया है तो अपनी दादी से मिल, उनका ख्याल रख, और जब तेरा छुट्टी ख़त्म हो जाए तो तू वापस शहर चले जा, गांव के मामलों में मत पड़। लेकिन अब अमन उसकी कहाँ ही मानने वाला था। वो इतना जिद्दी था कि उसको समझ आ चुका था कि भाई ये लोग ना गांव को मिलके पागल बना रहे हैं, और मैं इनका मसीहा, इनका हीरो बन के गाँव को इन सबसे आज़ाद कर दूंगा। तो अब रात के करीब 12:30 बजे, जब पूरे गाँव की खिड़कियाँ बंद थी और कुत्ते भी बिना वजह के चुप थे, और पूरा गांव ऐसे सन्नाटेदार था कि लग रहा था कोई वहाँ पे रहता भी है या नहीं। एक भी इंसान की खिड़कियाँ नहीं खुली थी, सिर्फ बीच बीच में हल्की सी स्ट्रीट लाइट जली हुई थी, और साइड साइड में कुत्ते लेटे हुए थे, और गांव की कच्ची रोड। और उस अंधेरे में अमन अकेला निकल पड़ा। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और दिल में सिर्फ एक ही बात कि मैं नहीं डरता, और आज गाँव की ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे बाहर निकलता है तो देखता है कि आसपास कुत्ते बैठे हुए हैं चुपचाप, और हल्की फुल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही है। तो चलता हो जाता है शमशान के रोड की तरफ, और शमशान के रोड की तरफ जाके खड़ा हो जाता है, और उसके हाथ में ना वो चीनी लेके आता है, और चीनी हल्की सी नीचे फेंकता है और फिर खा लेता है, और बोलता है, मैंने सुना था तुमको मीठा पसंद है, क्या ये खाना चाहते हो? आओ ले लो मेरे से। पर कोई नहीं आता। तो हल्का सा आगे बढ़ता है, उसके ऊपर एकदम से टहनी गिरती है, और वो डर जाता है बहुत बुरी तरीके से। फिर वो टहनी को देखता है, तो देख के बोलता है, अरे इन सब की बातों में आके मैं भी डर गया, सिर्फ टहनी ही तो है। और वो पूरा एक राउंड मार के आता है शमशान का पूरा, और उसे कुछ नहीं दिखता। वो सोचता है कि भाई लोग सही में कितने बेवकूफ़ होते हैं, कितने कमज़ोर दिमाग के होते हैं कि जो उन्होंने देखा नहीं सुना नहीं उस पर मान लेते हैं। इसके बाद जब वापस आ रहा होता है, तो वापस आते हुए उसे महसूस होता है कि एकदम से हवा का तापमान गिर गया, जैसे किसी ने एकदम से बर्फ़ की चादर बिछा दी हो पूरी। और जैसे जैसे करके वो आगे जाने लगता है, उसको लगता है ना कि वो उस रास्ते से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, मतलब वो घूम के वापस वहीं आ जा रहा है जहाँ से उसने शुरू किया था। तो वो क्या करता है, वो ज़मीन पे एक मार्क बनाता है, ऐसे एक्स का साइन अपने पैर से, और वापस से सीधा सीधा घर की तरफ को बढ़ने लगता है। और जैसे वो बढ़ने लगता है तो इतने में ठंड बढ़ती जाती है, और वो देखता है कि वो वापस उसी जगह पे खड़ा था जहाँ पे उसका वो एक्स का साइन था। अब वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और तभी पीछे से किसी ने बिल्कुल उसके कान के पास से ना फुसफुसाया और बोला, अमन। ये सुनते वो पल भर को रुका, और उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई, उसके रोंगटे वहीं खड़े हो गए। तो उसने कहा, कौन है? तो जैसे वो पीछे देखता है तो प्रतीक भाई वहाँ कोई नहीं था, और टॉर्च की रोशनी में सिर्फ धूल और एक सूखा पीपल का पेड़। तो अमन ने हंसकर कहा, बस लगता है रोहित मेरे को डराने के लिए आया है, ये चाहता ही नहीं है कि गाँव वालों का भला हो। और ऐसा बोलते ही उसकी हंसी के बीच उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके गर्दन पर ठंडी हथेली रख दी, और अगले ही सेकंड कुछ उसकी पीठ पर चढ़ गया। और प्रतीक भाई वो वजन तो बिल्कुल नहीं था, वो दबाव था, ऐसा दबाव जैसे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी पर कोई बैठ कर तुम्हें अंदर की ओर मोड़ रहा हो। और ऐसा महसूस होते ही अमन की तो सांस ही रुक गई। उसकी टॉर्च हाथ से छूटते छूटते बची, और उसने अपने हाथ को पीछे ले जाकर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी उंगलियां सिर्फ हवा में रही, उससे कुछ भी नहीं मिला। फिर उसे अपने कंधे के पास कान के पीछे एक गीली सड़न आई, और एक सांस महसूस हुई पहली बार उसकी गर्दन के पास, और एक आवाज़ उसके दिमाग के अंदर, बिल्कुल प्रतीक भाई, बाहर नहीं अंदर, तू शहर से आया ना, तेरा डर मीठा होगा। अब ये सुनकर अमन भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे उसकी बात मानना ही भूल गए थे। जैसे होता है ना स्लीपिंग पैरालिसिस के अंदर कि एक उंगली भी नहीं हिलती, उसकी 1 इंच भी उंगली नहीं हिली, और उसकी आंखों के सामने से सब कुछ गायब हो गया। शमशान, पेड़, रास्ता सब धुंधला।
और अचानक वो किसी और जगह पे था, एक ऐसी जगह जहाँ ज़मीन नहीं थी, कीचड़ नहीं था, सिर्फ काली राख थी जो पैरों से चिपकती और उसकी स्किन के अंदर घुस रही थी धीरे धीरे करके। और एकदम से चारों तरफ उसके लोग खड़े हो गए, काले बड़े, कुछ छोटे, किसी का चेहरा नहीं, किसी का सर नहीं, किसी का हाथ नहीं। और वो सब उसको देख के चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, हंस रहे थे। अब ये सब देख के ना अमन ने चिल्लाना चाहा, लेकिन अब उसकी आवाज़ उसे गले में आके टूट गई, आवाज़ तक बाहर नहीं निकली उसकी। और तभी उसकी पीठ पर बैठी चीज़ ने कहा, यहाँ बचाने कोई नहीं आता। फिर उसने अमन को दिखाया एक तालाब, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं था, सिर्फ उसमें काली छाया थी। और इतना होते ही अमन वहीं अपने घुटनों के बल आ गया और नीचे गिर गया। और जैसे ही वो नीचे गिरा और उसने नीचे गिर के अपना सर वापस ऊपर उठाया, तो उसने देखा उसके सामने उसी की परछाई, मतलब वही था बैठा हुआ, लेकिन उसकी आंखें काली, जैसे वो उसकी आंखें थी ही नहीं, वो किसी और की आंखें थी। ये देखते उसके शरीर में कपकपी दौड़ी और उसके रोंगटे वहीं खड़े हो गए। और उसे लगा कि उसकी यादें, उसकी माँ की आवाज़, दादी की हथेली, रोहित की हंसी, उसके ऑफिस के सारे दोस्त, सब उसके अंदर से कोई खींच कर निकाल रहा है। और उसका दिमाग टूटने लगा। और उस चीज़ में एक चीज़ तो साफ थी कि जो भी है ये हकीकत में हो रहा है, यहाँ पे कुछ तो है जो उसे मार रहा है, जो उसकी यादें निकाल रहा है। इतना होते ना अमन की चेतना डगमगाई और उसे एक और सीन दिखता है, जैसे किसी और की याद हो। तो अब उसे दिखता है एक आदमी, गांव का पुराना तांत्रिक, जो लालच में सब स्थान पर श्रद्धि के लिए एक काम कर रहा था, लेकिन किसी एक स्टेप गलत होने की वजह से वहीं पे उसकी मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार अधूरा रह गया। और इसीलिए उसकी आत्मा वहीं फंस गई, निकल ही नहीं पाई वहाँ से, और उसको भूख बन गई। भूख किस चीज़ के प्रतीक भाई? भूख और ताकत की, और साधना की, और लोगों की, और यादों की। और वो भूख उसका एक नियम था, वो उसी को चुनती थी जो उसको चैलेंज करता था, जो उसको देखता था, क्योंकि देखने का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। और अमन ने उसे स्वीकार किया था, और इसीलिए वो पिशाच उसके पीछे पड़ा था, क्योंकि उसने पहले तो उसको मीठा दिखाया, फिर मीठा उसको दिया भी नहीं, खा लिया, और अकेला वो वहाँ पे से घूम रहा था। उसके अंदर के गाँव का अकेलापन और शहर का आत्मविश्वास उसको उस पिशाच के लिए सबसे टेस्टी खाना बना रहा था उस टाइम पे। अब क्या हुआ था ना प्रतीक भाई, कि जब ये जा रहा था अमन, तो रोहित को मालूम था कि जा रहा होगा, इसलिए रोहित भागा भागा जाता है सरपंच के पास। तो सरपंच ने एक ही नाम लिया, पंडित महादेव शास्त्री। तो सरपंच बोलता है कि वही एकलौता ऐसा इंसान है जिसने उस पिशाच को एक बार पहले उस शमशान घाट में कैद किया था, और अब वही है जो उस पिशाच को वहाँ से निकाल सकता है और अमन को बचा सकता है। और अगर हमने अमन को बचा लिया तो हम सबको बचा पाएंगे, जो आगे भी कुछ होगा। तो वो भागे भागे जाते हो गाँव के बाहर उस पंडित के पास, और पंडित को उसी टाइम तत्काल बोलते अभी आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। और वो पंडित सरपंच की बात को मना नहीं कर पाते और उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि शमशान के मोड़ पर अमन गिरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी पर वो देख नहीं रहा था, और उसकी पीठ ऐसे मुड़ी हुई थी जैसे उसकी पीठ पे कोई बैठा हो और उसको खा रहा हो अंदर से। तो पंडित जी फटाफट आते हैं और उसके आसपास एक घेरा बनाते हैं राख का, और फिर बोलते हैं कि जो चिपका है ना, इसको लात से नहीं हटाते, इसको भ्रम से हटाते हैं। फिर उन्हें रोहित से कहा, तुम पीछे मत देखना, ये तुम्हें सबसे प्यारी आवाज़ में तुमको बुलाएगा। और इसके बाद वो मंत्र पढ़ने लगते हैं, और जैसे वो मंत्र पढ़ने लगते हैं और मंत्रों की स्पीड तेज़ होती है, तो अमन के गले से एक आवाज़ निकलती है, लेकिन वो आवाज़ अमन की नहीं थी। तो वो सीधा बोलते हैं, पंडित तो फिर आ गया? तो पंडित सीधा बोलते हैं, हाँ, क्योंकि अब तू सीमा लांघ रहा है। और मंत्र बढ़ते जाते हैं और हवा जैसे उल्टी बहने लगती है, और जो राख का घेरा उसके आसपास बनाया था वो कांपने लगता है। और इसी के साथ जो अमन की पीठ पे दबा हुआ लग रहा था कि दब रखा है, वो धीरे धीरे करके ना सरकने लगता है, जैसे कोई जो चीज़ दिख नहीं रही है वो उतर रही हो। और अचानक से अमन की आंखों से आंसू नहीं, काला पानी से निकलने लगता है। और ये देखते हैं ना, रोहित बहुत तेज चिल्लाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो पंडित जोर से बोलते हैं कि रोहित उसकी आंखों में मत देख। फिर पंडित जी ने आखिरी मंत्र बोला और अमन के कानों में एक तेज की चीख आई, जिससे वो बहुत तेज चिल्लाया और फिर वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद उसे घर लेके जाया गया, और अगली सुबह जब उसे होश आया तो दादी के कमरे में था। दादी रो रही थी उसके सिलाने के पास बैठ के, और रोहित भी वहीं खड़ा हुआ था, और पंडित जी चौखट पे बैठे हुए उसको देख रहे थे। तो ये देख के वो धीरे से बोलता है, मैंने जगह देखी, वहाँ पे लोग नहीं थे पर लोग थे। और उसने मेरे को पीछे से बोला
कि यहाँ पे कोई बचाने नहीं आता है, तो मैं बचा कैसे? और तभी पंडित जी ने जवाब दिया, नरक का दर्शन तो हुआ ही नहीं बेटा, वो सिर्फ एक दरवाज़ा था जो खुला था और तेरे को हमने बड़ी मुश्किलों से बचाया है। ये सुनते ही ना अमन बोलता है, तो वो गया? तो वो बोलते हैं, पूरा नहीं। जब तक उस पिशाच भैरव दत्त की अधूरी क्रिया पूरी नहीं होगी तो वो घूमती रहेगी। अब प्रतीक भाई, कुछ मान्यताओं में ऐसा कहते हैं कि जैसे भटकते हुए दुष्ट प्राणी होते हैं ना, इनको शांत करने के लिए ना संस्कार या अनुष्ठान या पूजा पाठ किए जाते हैं, है ना। तो अब क्या होता है ना प्रतीक भाई, कि उसी दिन शाम को पंडित जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया शमशान के पास, जहाँ कोई जाता नहीं था। वहाँ भैरव दत्त के लिए एक अंतिम क्रिया की गई, प्रायश्चित, दान, शांति पाठ, सब कुछ। अब लोग डरते तो थे, बट उन्हें पता था कि ये जो पंडित है ये सही कह रहे हैं और इन्होंने पहले एक बार किया है, अमन को इन्होंने बचाया है, तो इन पे भरोसा किया जा सकता है। तो लोग डर रहे थे, पर वो फिर भी आए, क्योंकि इस बार उनको समझ आ गया था कि डर से नहीं, अधूरे काम से प्रेत पिशाच बनते हैं, और अधूरे काम को पूरा करना ही असली रक्षा है। और जब उन्होंने प्रॉपर पूजा पाठ करा, वहाँ पे सब कुछ दिया गया, उसके बाद से वहाँ की हवा थोड़ी नॉर्मल हुई, कुत्तों ने वापस से भौंकना शुरू किया, चिड़िया ने वहाँ पे आना शुरू किया, और उसके बाद से उनको ऐसा तो कुछ भी फील नहीं हुआ कि वहाँ पे शायद कुछ है। तो इसके बाद अमन की भी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी और वो सोचा था कि अब वो शहर वापस जाएगा, क्योंकि गाँव में जो हुआ उसके बाद उसका गाँव में रुकने का तो बिल्कुल ही मन नहीं था। पर वो जाने से पहले रोहित को एक बात बोलता है कि अगर मैं इसको चैलेंज नहीं करता तो रोहित बोलता है तो वो किसी और की पीठ पे होता। अब इतना बोलते ना, अमन की उंगलियां अनजाने में अपनी गर्दन के पीछे गई, और तभी उसे वहाँ पर ठंडी सी हवा आई, जैसे उसे कुछ चीज़ वापस से याद आ गई हो। और तभी पीछे से एक फुसफुसाहट की आवाज़ आई, शहर वाले फिर आना। लेकिन प्रतीक भाई, इस बार जो अलग था वो ये था कि अब जो डर था ना, वो उसके अंदर ना बस चुका था। और जो अंदर डर होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसको बाहर निकालने के लिए ना हमको सिर्फ रोशनी नहीं, हिम्मत, नियम, इंसानियत और भगवान की पूजा पाठ करना होता है। और इसके बाद अमन वापस शहर के लिए निकल जाता है। तो बांधनीपुर से लौटते समय बस की खिड़की पर सिर टिकाए अमन ने पहली बार महसूस किया कि शहर की रोशनी उसको सेफ नहीं लग रही थी। उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसके साथ कोई ना कोई है या कुछ तो हो रहा है। और प्रतीक भाई, उसके लिए पूरी दिल्ली अब दूर से चमकती जरूर थी, पर उसको ऐसा लगता था जैसे कोई आँख उसे घूर रही हो, और उसके गर्दन के पीछे जो उसे हल्की सी ठंड लग रही थी ना, वो अभी भी थी। इसके बाद अमन अपने रूम पे पहुंचता है, और जैसे वो रूम का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है टेबल पर लैपटॉप पड़ा होता है, आधा भरा कॉफ़ी का मग होता है, और दीवार पे लगी उसकी एक हंसी वाली फ़ोटो। लेकिन उसको लगता है कि उस रूम में इस सब के अलावा एक और चीज़ है, कोई तो है जो उसके अलावा इस रूम में पहले से ही मौजूद है। तो वो अपने आप को समझाता है कि नहीं नहीं नहीं, एक ट्रॉमा है, मैंने इतना सब फेस किया है, तो शायद ऐसा हो सकता है, और पंडित जी ने ऑलरेडी उसको शांत कर दिया है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पे हो। लेकिन जब रात को वो सोने जाता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसको खिड़की के बाहर से देख रहा है, और वो वहाँ से उसको खटखटा रहा है, टक टक टक। तो अगले दिन वो ऑफिस जाता है, और जब वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस में उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, उसका नाम था रिया। अब प्रतीक भाई, रिया वैसे तो बहुत ही हंसमुख किस्म की लड़की थी, जो सबसे बना के चलती थी, हंसी मजाक करती थी, और उसकी अमन से भी अच्छी दोस्ती थी। तो अमन उससे पूछता है, क्या हुआ, शांत लग रही हो आज बहुत। तो रिया बोलती है, कल रात मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैं मुड़ी तो कोई नहीं था, पर मेरे को ऐसे फील हुआ कि मेरे कंधे ना भारी हो गए। और ये सुनते ही अमन के हाथ से ना कॉफी गिर गई। उसने धीरे से पूछा, क्या गर्दन में ठंड लग रही थी तुमको? तो रिया ने एकदम से बोला, तुम्हें कैसे पता? और उसी मोमेंट पे अमन समझ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, और उसके अंदर कुछ ट्रिगर हो गया उसी टाइम पे। तो प्रतीक भाई, अब मैं तुमको थोड़ा पास्ट में लेकर जाना चाहता हूँ। जब पंडित महादेव शास्त्री जा रहे थे तो उन्होंने जाते समय एक बात कही थी कि भूख खत्म नहीं हुई, तू दरवाज़ा बंद चुका है, जब तक अपने अंदर का डर शांत नहीं करेगा वो तुझे इस्तेमाल करेगा। तो इसी के साथ अमन समझ गया कि जो वो पिशाच था वो उसके साथ नहीं आया, बल्कि उसके एक्सपीरियंस के साथ आया, जो उसे वहाँ पे फील हुआ था उसके साथ आया है। और जिससे भी वो जुड़ता, जो भी उसका दोस्त होता, वो उसको और डराता, क्योंकि जो और डराएगा उसको और खाना मिलेगा उसे खाने को, और उसकी भूख और बढ़ेगी। तो अब होता क्या ना प्रतीक भाई, कि ऐसा करते करते ना 3 दिन बीत जाते हैं, उसे कोई ऐसी चीज़ दिखती नहीं, तो वो सोचता है कि ठीक है, हो सकता है कि रिया का वहम हो, या हो सकता है कि वो ज़्यादा सोच रहा हो, तो वो सो जाने देते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद जब रिया ऑफिस नहीं आई तो अमन सोचता है कि यार इसके साथ कुछ हुआ तो नहीं होगा, एक बार जाके पूछूं मैं इसको, क्योंकि वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। तो ये सीधा उसके घर पहुंच जाता है।
जैसे ही उसके घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके फ्लैट का दरवाज़ा खुला था और कमरे में बदबू थी, एक गीली सड़न की बदबू। और रिया दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। तो अमन ने कहा, रिया। तो वो धीरे धीरे करके मुड़ी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें जैसे अंदर को धस रही हो। तो उसने मुस्कुरा के कहा, अमन, तुम्हारी पीठ पे बैठना आसान था, ये तो खुद चलकर आ गई। और उसकी आवाज़ रिया की तो बिल्कुल नहीं थी। और ये बोलते ही उसके पूरे कमरे का टेम्परेचर एकदम से गिर गया, लाइटें अपने आप बंद हो गई। अमन को ऐसा लगा जैसे दीवारें अपने आप ही सांस लेने लग गई और रिया अपने चारों हाथों पैरों पर झुक गई और उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे उभरी जैसे उस पर कोई बैठा हो। और फिर अमन ने पहली बार उसे देखा, कोई शरीर नहीं, बस रीढ़ जितनी लंबी काली परछाई जो रिया की पीठ से चिपकी थी, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत। उसका ना चेहरा नहीं था, पर जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहाँ पे अंधेरा घूम रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो काले गंदे पानी से भरा हुआ है। और ये देखते ही अमन के दिमाग में सीधा वो वाला मोमेंट याद आता है उसको, जब वो भैरव दत्त बन के अपनी मौत देख रहा होता है। और तब उसे समझ में आता है कि भैरव दत्त सिर्फ तांत्रिक नहीं था, वो लोगों के डर से सिद्धि करता था। और मरने के बाद उसकी आत्मा ने शरीर नहीं छोड़ा, उसने डर को शरीर बना लिया। इसलिए वो सामने नहीं आता, वो पीठ पे बैठता था, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा डर वही होता है जिसे वो देख नहीं सकता। और शहर में डर ज़्यादा है। अब आप सोचोगे प्रतीक भाई कि शहर में डर ज़्यादा क्यों है? तो सीधी सी बात है, अकेलापन, प्रेशर, ओवर थिंकिंग, लोगों से मिलना जुलना नहीं, अपने में रहना, ये सब चीज़ें उसको और ताकतवर बना रही थी। जैसे यहाँ पे उसकी भूख का भंडार है। अब ये देखते ही अमन को होश आता है और वो सीधा रिया की तरफ आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको वापस से वही जगह दिखी, राख की ज़मीन, चीखों की खामोशी, काला तालाब। और ये देखते ही वो वापस अपने घुटनों पे गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है और अपना मुंह वापस से ऊपर उठाता है, वो देखता है कि इस बार वो अकेला नहीं है, उसके अलावा वहाँ पे दिल्ली के हजारों चेहरे थे। पिशाच ने कहा, गाँव में भूखा था, यहाँ मैं राजा हूँ। और अचानक पीछे से आवाज़ आई, डर को मत देख, नियम याद कर। अमन मुड़ा। पंडित महादेव शास्त्री। एक बार के लिए अमन को समझ नहीं आई कि वो वहाँ कैसे आए। तो पंडित ने उसके बिना बोले उसको बोल दिया कि मैं नहीं आया, तूने मुझे याद किया और नियम जान गया। तो इसका मतलब यह है प्रतीक भाई कि जो नॉलेज होती है और जो भरोसा होता है वो भी सुरक्षा का एक मीडियम बन सकता है, सिर्फ कोई इंसान या कोई मंत्र वगैरह नहीं। तो पंडित ने कहा, इस बार मंत्र नहीं लगेगा, ये तेरे डर से जुड़ा है, तू भागता था, आज खड़ा हो। अब ये सब सुनने के बावजूद भी ना अमन ना काँप रहा था। तो पिशाच ने रिया की गर्दन ही मोड़ दी। तो अमन चिल्लाया, तू डर है ना, तो मैं तुझे देख रहा हूँ, आ सामने। और पहली बार वो परछाई हिली, क्योंकि पिशाच मतलब अनदेखा डर, और अमन ने उसे देख लिया था। और ये देखते ही पूरा कमरा ना काँप सा गया। रिया वहीं के वहीं गिर गई और काली रीढ़ वाली छाया धीरे धीरे हटकर धुएं में बदल गई। इसके बाद अमन भागता हुआ जाता है रिया के पास और रिया को अपनी गोदी में उठाता है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो डॉक्टर बोलता है, पैनिक अटैक था इसे, और तो कुछ भी नहीं है, इसे आप घर लेके जाओ, ये दवाइयाँ दीजिए, आप ही ठीक हो जाएगी। तो वो उसे घर लेके जाता है और उसके होश में आने के बाद उसको बोलता है कि तेरा भ्रम था, जो भी था, चिंता मत कर, सब ठीक है, तू अब ऐसा तो कुछ फील नहीं होगा, दवाइयाँ खा, सही रहेगी तू। और वो वहाँ से अपने घर जा रहा होता है मेट्रो में। तो उस रात जब वो मेट्रो में था तो वो देखता है कि मेट्रो में भीड़ थी, हर कोई फ़ोन में था। और अचानक उसे सामने बैठे एक आदमी की पीठ पर वही हल्की परछाई दिखती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पूरी मेट्रो में सैकड़ों। और तभी उसके कान के पास एक फुसफुसाहट आई, अब तो अकेला नहीं देखता। और अब अमन लोगों की पीठ नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है हर शहर में, हर भीड़ में कुछ डर ऐसे होते हैं जो किसी की पीठ पर बैठे होते हैं और उतारने वाला अभी भी कोई नहीं है। और ये देख के अमन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किसको बोले, और वो वहाँ से भाग जाता है। तो प्रतीक भाई, अब दिल्ली की भीड़ अमन को भीड़ नहीं लगती थी, उसे सिर्फ पीठें दिखती थी। और हर मेट्रो स्टेशन पे हर किसी की गर्दन के पीछे काली धुंध, ये तो किसी की पीठ पर काली धुंध, और किसी के सर के ऊपर घूमती परछाई। अब पहले ना प्रतीक भाई वो डरता बहुत था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि डर का मतलब है भूख। और वो भूख हर जगह थी, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग ना अब अकेले हैं। तो उसने ना पता नहीं क्यों, तो उसने ना एक दिन जाके बस यूं ही ऑफिस में रिज़ाइन कर दिया और अपनी जॉब छोड़ दी। तो अब वो रात में निकलता और जहाँ किसी को अचानक घबराहट होती या फिर कोई कहता
पीछे कोई है, या किसी के घर में बिना वजह बदबू आती तो अमन वहां जाता। और वो कोई तांत्रिक नहीं था प्रतीक भाई, उसके पास सिर्फ 3 चीजें थी: पंडित महादेव का दिया हुआ राख का छोटा डिब्बा, तुलसी की माला और अपना एक्सपीरियंस। और वो लोगों से सिर्फ एक बात कहता था कि डर को देखो, उसे भागो मत। और हर बार जब कोई इंसान अपने डर का सामना करता था तो उसके पीठ की काली छाया उतर जाती थी और लोग बच जाते थे। और हर बार किसी को बचाने के बाद अमन को लगता कि उसकी रीढ़ में 1 सेकंड के लिए कुछ बर्फ घुस गई और उसकी नींद कम होने लगी। आईने में देखने पर उसे ऐसा लगता था कि उसकी आंखों के पीछे अंधेरा ना बढ़ रहा है। और एक दिन जब वो नहा के बाहर आया और उसने अपनी शर्ट पहनी तो शर्ट पहनने से पहले वो हल्का सा पीछे मुड़ा और उसने देखा कि उसकी पीठ पर हल्की सी काली उंगलियों के निशान थे। तो उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, पर वो अपना काम कंटिन्यू करता रहता है। वो रात में बाहर निकलता था और वो ढूंढता था ऐसे लोगों को जिनके पीछे से आवाज़ आ रही होती थी या तो घबरा के गिरे होते थे, और उनको वो ठीक करता था और उनसे पैसे ले लेता था। तो ये उसका भी एक नया काम बन चुका था। और एक दिन उसे पंडित महादेव का सपना आया। उन्होंने कहा, तू हर बार डर हटाता है, वो ख़त्म नहीं होता, तेरे अंदर जमा हो जाता है। तू लोगों को बचा तो रहा है पर पिशाच को नया घर दे रहा है। और इतने में अमन एकदम से हकबका के उठ जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जो उसकी गर्दन पे ठंड लगती थी उसको, अब वो सिर्फ उसकी गर्दन पे नहीं, उसको उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी पे ठंड लगती है। और तभी उसे कॉल आया रोहित का गांव से, और रोहित ने एकदम से उसको डरते हुए बोला कि अमन वो वापस आ गया। तो अमन ने कहा, कौन वापस आ गया? तो कहता है, वही पिशाच। ये सुनते ही अमन के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, ये वापस कैसे आ सकता है। और अमन फैसला करता है कि वो उसी रात वापस अपने गांव बादनीपुर जाएगा। और वो उसी टाइम बस की टिकट करता है और बादनीपुर पहुंच जाता है। और जब वो अगले दिन बादनीपुर पहुंचता है तो प्रतीक भाई उसको ऐसा लगता है कि गाँव ना फिर वैसा ही हो चुका है। वही दरवाजे बंद, वही कुत्ते चुप, हवा भारी, नेगेटिविटी उस तरफ को जा नहीं रहा जहाँ पे शमशान का रास्ता है। लेकिन इस बार एक चीज़ अलग थी, और वो चीज़ ये अलग थी कि इस बार ना उसे कोई लाश नहीं मिली थी। सिर्फ शमशान की ज़मीन पर राख का बना एक घेरा था और उसके बीच लिखा था अमन। तो शमशान में पहुंचते ही अमन को समझ आ गया कि कोई ठंड नहीं थी, कोई परछाई नहीं थी, क्योंकि वो अब बाहर नहीं था। वो अंदर से आवाज़ आई, तो मुझे खिलाया है हर डर के साथ। और ये सुनते ना अमन के हाथ कांप गए और एकदम से उसको दिखता है जिन जिन लोगों को उसने बचाया था, उनके डर, उनकी चीखें, उनकी काली छाया, उनकी नेगेटिविटी सब ना उसकी रीढ़ से निकल के उसके सर से होते हुए हवा में गोल गोल घूम रही थी। और फिर वो सब गोल गोल घूमते हुए उसके सामने आ गया और उसमें एक तस्वीर आई, और वो तस्वीर और किसी की नहीं, अमन की थी। तो प्रतीक भाई, अब उस पिशाच को हराने का ना एक ही तरीका था कि उसकी भूख को ख़त्म करो। अब आप बोलोगे कि भूख को ख़त्म करो, तो सबको मालूम है, पर ये भूख को ख़त्म करे कैसे? अब अगर आपको ये जानना है कि भूख को ख़त्म करे कैसे, तो आप पहले ये जानो कि भूख है किस चीज़ की। तो भूख थी डर की। अब आप ही मुझे बताओ, डर ख़त्म कब होता है? जब कोई उसको एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले कि हाँ मुझे डर लग रहा है, ये डरावनी चीज़ है। अब अमन राख के घेरे के अंदर बैठ गया, उसकी आंखें बंद थी और पहली बार उसने बिल्कुल भागना बंद कर दिया। और उसने अपने सारे डर याद किए, अपनी माँ को खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, मौत का डर, उस नर्क का डर जिसका उसने सिर्फ दरवाज़ा देखा था, जो इतना भयानक था कि वो हिल नहीं पा रहा था। उसने उस डर को भी एक्सेप्ट किया और बिल्कुल तेज से बोला, हाँ मैं डरता हूँ और तू मेरा ही हिस्सा है, भागूंगा नहीं, तेरा सामना करूंगा। जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया तो उसकी पीठ पे बैठा जो पिशाच था वो उसके मुंह की तरफ आता है और उसको देख के अपना मुंह खोलता है। उसके हजारों दांत उसे दिखते हैं और वो वापस बोलता है कि तू ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है। और उसके हाथ में तुलसी की माला होती है, वो उसको तेज़ तेज़ की जपने लगता है और बोलता है, बता क्या कर सकता है तू। और इतना होते ही वो जो पिशाच था वो कांपने लगता है, क्योंकि प्रतीक भाई, पिशाच का जो अस्तित्व था वो लोगों का अनस्वीकार किया हुआ डर था। और जब अमन ने उसे स्वीकार किया, इन्हें एक्सेप्ट किया, तो पिशाच की भूख वहाँ पे शांत होने लगी और देखते ही देखते वो पिशाच हवा में घुल सा गया वापस से। लेकिन इस बार एक बात अलग थी कि जैसे पिछली बार वो गायब हुआ था, इस बार वो घुल गया था, मतलब कि वो उसी हवा में मिल गया था। और इतना होते ही शमशान की हवा एकदम से बदल गई। पहली बार यूं कहूँ सालों बाद वहाँ तुलसी की खुशबू आई। और ये देखते ही अमन ने अपनी आंखें खोली, उसके अंदर से हंसी निकली, खुश हुआ वो अंदर से, उसकी आंखों से आंसू निकले
और उसने एक आखिरी बार कहा, तू खत्म नहीं हो सकता, पर अब तू भूखा भी नहीं होगा। और इतना कहते ही वो जो पिशाच था वो पूरी तरीके से हवा में गायब हो गया। और गांव वाले से दूर से देख रहे थे कि शमशान के पास अमन बैठा है, आंखें बंद, चेहरे पर एकदम शांति, और उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। और वो पंडित उसके पास ही खड़े थे, तो उन्होंने धीरे से कहा, अब ये पिशाच नहीं रहा, अब ये रक्षक बन गया है। और उस दिन के बाद से उन लोगों को उस जगह पे वो पिशाच तो वापस कभी नहीं दिखा, और ना उनको किसी ने तंग किया। इस बात को कई साल हो गए हैं, और कई सालों बाद दिल्ली मेट्रो से एक दिन जब अमन ट्रैवल कर रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी, वो अंकल कौन है? तो उसकी मम्मी जब देखती है तो देखती है एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कुर्ता, गले में तुलसी की माला, और आंखों में एक अजीब सी शांति, और उसकी पीठ के पीछे एक हल्की सी रोशनी थी। और वो हर इंसान को देख रहा था, जैसे कि उसकी पीठ पे से कुछ उतर रहा हो। और जहाँ जहाँ वो देखता लोगों के चेहरे शांत हो जाते। तो बच्चे ने फिर कहा, मम्मी वो क्या करते हैं? पता नहीं, शायद लोगों का डर ले लेते हैं। और इसी के साथ अमन ने अपना एक नया काम शुरू कर दिया, और वो ये था लोगों का डर निकालना। और अगर उनके ऊपर ऐसी कोई समस्या है तो उसका समाधान करना, उसका सोल्यूशन देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ऐसी कहानी और देखनी है तो मैंने एक वीडियो यहाँ पे पिन किया है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। वो भी ऐसी खौफनाक और इससे ज़्यादा डरावनी कहानी है, एक बार उसको ज़रूर ट्राई करना। तब तक के लिए हर हर महादेव।